क्या 700 किसान मर चुके, कुछ तो दया करो भाई। आग इसलिए लगाई गई थी कि उस मनुस्मृति में महिलाओं और अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए अपमानजनक शब्द लिखे हुए थे। मैं कुछ अंश उसके पढ़ करके सुनाता हूँ आपको, दो तीन अंश, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। एक महिला को जो आजाद नहीं रहना चाहिए, आजाद रहने वाली महिला अपने पति और पिता दोनों के कुल को कलंकित करती है। माननीय सदस्य, क्या मनुस्मृति को सीमा पढ़ाना चाहते हैं? और वो ये कौन लोग थे? हालांकि इसको वाइस चांसलर ने मना कर दिया, नहीं ऐसा मनुस्मृति नहीं पढ़ेगी, और बल्कि शिक्षा मंत्री जी ने भी किया। मैं अच्छा मानता हूँ इस बात, लेकिन ये लोग कौन थे जिन्होंने ये का प्रस्ताव पास किया? अपनी बात को समाप्त करें माननीय वरिष्ठ सदस्य। ये लेक्चरर और प्रोफेसर कौन थे? ये वो लोग थे जो संघ से रिलेटेड थे। मनुस्मृति को अगर शिक्षा के सिलेबस में शामिल कर लिया गया, आप समाप्त करें साहब, तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि इस देश में आग लग जाएगी, आग लग जाएगी इस देश में। विगत वर्षों में इस योजना पर कितनी राशि खर्च की गई और केंद्र सरकार से कितनी राशि मिली, तथा जितनी राशि योजना के बंद करने के बाद राज्य के वित्तीय भार कितना कम हुआ, और इस योजना में क्या क्या लाभ दिए जाते थे? पहला प्रश्न मेरा। माननीय मंत्री जी, महोदय, मैंने ये नहीं पूछा। मैं आपसे ये आपने केंद्र सरकार, मैं उसका जवाब चाहता हूँ। मैं आपको वो भी मिलेगा, वो मिलेगा, उत्तर आने दीजिए। मैं राष्ट्रवादी बता रहा हूँ, मैं राष्ट्रवादी बता रहा हूँ। मैं आपको माननीय सभापति, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने ये पूछा है पन्नाध्याय कि इस पर कितनी राशि केंद्र सरकार के द्वारा विगत वर्ष में दी गई? माननीय अध्यक्ष महोदय, पन्नाधाय जीवन अमृत योजना जनसी बीमा योजना के माध्यम से वर्ष 2006-7 में चालू की गई। 2017 मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए ना, 2016-17 तक ये बीमा राशि मिली। इसमें 2006-7 में 22 करोड़ 23 लाख रुपए, 2007-8 में 26 करोड़ 48 लाख रुपए, 2000 लास्ट ईयर की पूछ रहे हैं। धारीवाल जी आपसे सीनियर है, उनको अनुभव है, उनकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। हो गया? हो गया। माननीय 2016-17 में 27,70,820 बीमित परिवार की संख्या थी। इसमें 27 करोड़ और 71 लाख रुपए की प्रीमियम राशि दी गई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। बताइए। मेरा स्पष्ट सवाल ये है कि विगत वर्ष में इस योजना पर कितनी राशि खर्च की गई और केंद्र सरकार के द्वारा कितनी राशि दी गई? मैं तो सिर्फ पिछले साल का मांग रहा हूँ आपसे। आप 16-17 की बात कर रहे हो। अरे सुनिए माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो योजना है पन्नाधाय जीवन अमृत योजना, लास्ट 2016-17 तक इसका प्रीमियम भुगतान किया गया। उसके बाद में किसी भी सरकार द्वारा प्रीमियम इसमें 5 साल आपकी भी सरकार रही, 5 साल आपकी भी सरकार रही, 5 साल आपकी भी सरकार रही। मैं 16-17 का बता रहा हूँ। 18 में आपकी सरकार आ गई, 18 में आपकी सरकार आ गई, 5 साल इस बंद कर दिया गया। 2016-17 के बाद 2016 आपका हो गया श्री गणेश गोगरा। सप्लीमेंट्री सीधा जवाब ही नहीं है, जवाब ही नहीं है, आ गया जवाब ही नहीं है। सरकार थी, आप भी देने वाले थे। अध्यक्ष जी जवाब दिलवाओ। आप इनको बताते हो मंत्री, आप उत्तर दीजिए। जवाब ही नहीं है। अरे आप उत्तर दीजिए। आप तो दो मंत्री जी, विधानसभा बीपीएल से जुड़ा हुआ मामला है, बीपीएल, और उनका जवाब नहीं दे रहे हो आप। बीपीएल की मृत्यु होने पर सरकार ने वो योजना बंद कर दी, आप जवाब नहीं दे रहे। आप उत्तर दीजिए। डूंगरपुर 8,387 प्राप्त अपील। जवाब दिलवाइए। अस्वीकृत अपील 121। जी नहीं, बजट घोषणा वर्ष 2022-23 की क्रियान्वयन के क्रम में गरीबों के लिए। सभापति महोदय, आपको इस आसन पर देख करके मन प्रसन्न होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद आपका, जारी रखें आप। और कुछ नहीं मिला तो कम से कम इस आसन को तो अपना आप इनको अपना उत्तराधिकारी और घोषित कर दो माननीय धारीवाल साहब, इनको उत्तराधिकारी और घोषित कर दो। आप तो अपने उद्वाक की बोले जो आप पढ़ के आए। देखिए साहब, इस बजट में 10 संकल्प लिए गए हैं और 10वां संकल्प जो है वो गुड गवर्नेंस का है। गुड गवर्नेंस में आपने परफॉर्म बता दिया, रिफॉर्म बता दिया और ट्रांसफॉर्म बता दिया। जहां तक परफॉर्मेंस की बात है तो 8 फरवरी को पहला बजट आया, उसके ठीक 3 महीने बाद लोकसभा का चुनाव आ गया। उस लोकसभा के चुनाव में जो 11 सीटें पिछली बार 2 बार से आप बराबर जीत रहे थे, वो दोनों की 11 की 11 सीटें कांग्रेस ने आपके हाथ से छीन ली। तो आपकी परफॉर्मेंस तो दिख गई। तो मोदी की गारंटी वो भी हवा हो गई और आपका बजट भी हवा हो गया। एक मंत्री तो ऐसा है कि जो अपनी खराब परफॉर्मेंस के वजह से यहां आना ही बंद कर दिया। वो बराबर में बैठते थे आपके। महाराष्ट्र में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 17 रैलियां ली और 17 रैलियों में से 14 सीटों पर कांग्रेस विजय हुई। राजस्थान में 8 जगह पहुंचे और 8 में से सिर्फ 3 सीट ले पाए, बाकी 5 सीट कांग्रेस की आ गई। तो ये आपकी रही परफॉर्मेंस। रैली करवा करके जगह जगह आपका महाराष्ट्र का बजट है वो। बल्कि शरद पवार जी ने तो ये कहा कि प्रधानमंत्री जी कृपया महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में भी पधारना ताकि हम आसानी से जीत जाए। आप तो राजस्थान पे आ जाओ साहब, टुकड़ा साफ हो जाए। आप तो राजस्थान में पधारे। रिफॉर्म हुआ। अब रिफॉर्म में चीफ सेक्रेटरी साहब वो जगह जगह जाकर के हाजिरी रजिस्टर चेक करते हैं और मोबाइल से फाइल के फोटो खींचते हैं। नतीजा कुछ नहीं निकला। फाइलें पेंडिंग की पेंडिंग पड़ी हुई है और लोग धक्के खा रहे हैं, उनके कोई काम नहीं हो रहे। ये रिफॉर्म आपने किया। जन सुनवाई चालू करी थी भारतीय जनता पार्टी ने अपने दफ्तर में, 2 रोज चली और तीसरे रोज उन्होंने कहा कि कौन जूते खाएगा भैया, हम तो नहीं जा रहे, वो बंद करनी पड़ी। ठीक इसी तरह ट्रांसफॉर्म की बात है। तो ट्रांसफॉर्म में शासन की बागडोर मुख्यमंत्री के हाथ में होनी चाहिए, मंत्रियों के हाथ में होनी चाहिए, लेकिन यह उल्टा हो रहा है। सारे ब्यूरोक्रेट जो यहाँ पर बैठते हैं वो है असल में शासनपति, तो वो हो रहे। सारे काम दिल्ली से हो रहे हैं। सीएस सीधा रिपोर्ट भेजता है और वहां से हुक्म आता है और उस हुक्म की पालना करनी पड़ती है जग मार करके आप लोगों को। आपने जैसा अभी डोटासरा साहब ने बताया कि साहब 70,000 करोड़ रुपए का राजकीय घाटा बताया। लोन ले उसको लोन लेना पड़ेगा उसको पूरा करने के लिए। आप कहते हो ना कि साहब लोन लेना। सन 52 से लेकर के 2014 तक जितनी भी सरकारें रही, कांग्रेसी ज्यादातर कांग्रेस की रही, कुल मिला के देश पर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया था। लेकिन इन 14 से लेकर के और 2024 तक 10 सालों के अंदर अंदर आपने 112 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया। 112 लाख करोड़ का। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने एनडीटीवी को इंटरव्यू दिया था। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूं।
आपकी बड़ी मेहरबानी है, और आपको देख करके तो वैसे ही प्रसन्नता आ जाती है, मजा आ जाता है। ऐसा खूबसूरत चेहरा कहाँ देखने को मिलता है। तो 4 जून को 4 जून के लिए एक इंटरव्यू दिया गृह मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने कि 4 जून को जो रिजल्ट आने वाला है एकदम बूम करेगा शेयर मार्केट, लगा दो जिसको लगाना हो। लोगों ने लगा दिए और लोग बाग 30 लाख करोड़ रुपए के नीचे आ गए। 30 लाख करोड़ रुपए। ये तो शेयर ब्रोकर हो गए दोनों। ये शेयर ब्रोकर होकर के और जनता को लूट लिया, धोखा दे दिया जनता को। खैर, हेरिटेज पे जो है वित्त मंत्री जी ने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। आदरणीय वित्त मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैंने 15 साल इस डिपार्टमेंट में जो है वो काम किया है। 100 करोड़ रुपए में तो आपकी जो मुख्य चार जो मुख्य है ना, चांद पोल, किशन पोल, त्रिपोलिया और जोरी बाजार, इनकी सड़कें भी नहीं बनेगी। 100 करोड़ का प्रोविजन लिया आपने। स्वच्छ भारत के लिए 608 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा। 608 करोड़ रुपए में आप 12,300 घरेलू शौचालय बनाने के लिए आपने लिखा है, जबकि हमने पिछले साल 1324 करोड़ रुपए के 40,000 घरेलू शौचालय बनाने के लिए प्रोविजन किया था। मैं आपको अभी आप जानकारी लो, उसके बाद मैं बताना। आपने वित्त मंत्री जी, आपने पंचायतों की आय और नगर पालिकाओं की आय किस प्रकार से बढ़ सकती है उसके बाबत आपने बजट में कोई प्रोविजन नहीं किया, जो कि सबसे गंभीर बात है। नगर पालिकाएं आज अर्थ के अभाव में जो है विकास नहीं कर पा रही, पंचायतें नहीं कर पा रही अर्थ के अभाव में। उनके किस प्रकार से उनकी आमदनी बढ़े, इस पर आपका सोच होना चाहिए था। इंदिरा रसोई को आपने अन्नपूर्णा बता दिया, और अन्नपूर्णा बता दिया, नतीजा कुछ नहीं निकला। आज 9 महीने से भी उनका पेमेंट नहीं हुआ राजस्थान में, 9 महीने से भी। बेरोजगारी कम करने के लिए जो इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना अशोक गहलोत साहब ने चालू की थी, उसमें 650 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा था। एक साल में 650 करोड़ रुपए का आपने 300 करोड़ रुपए कर दिया, एकदम 350 करोड़ रुपए घटा दिया। आजीविका मिशन में 2000 स्वयं सेवक समूहता का और रिवॉल्विंग फंड प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। हमने 3000 का रखा था लक्ष्य। स्ट्रीट वेंडर्स के बाबत आपने कहा, आपने कुछ नहीं बताया कि क्या तो काम करोगे, कितना पैसा दोगे, कितना बजट, कुछ बजट में कोई उल्लेख ही नहीं किया उस बात का स्ट्रीट वेंडर्स के बाबत। HPCL की रिफाइनरी के लिए हमने 1244 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा था, और आपने उसको घटा करके 1087 कर दिया। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में 5200 व्यक्तियों के का ब्याज के अनुदान के लिए आपने लिखा है, जबकि हमने पिछले साल 7000 का प्रोविजन रखा था। इसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना के बाबत जोड़ दिया जाता है, 1.5 लाख रुपए वो लोग देते हैं। पहली बार राजस्थान की सरकार ने 25,000 रुपया देने का तय किया, 2.25 लाख हो गए। अब ये बता दो कि 2.25 लाख में क्या 2 कमरे, 1 बाथरूम, 1 किचन, ये कुछ बन जाएंगे क्या? नतीजा यही है कि जिस प्रकार से ये आवास योजना चल रही है ना, उसी तरीके से धक्के से चलती रहेगी। इंदिरा आवास याद है कितना मिलता था? इंदिरा आवास में कितना मिलता था? प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहा हूं। इंदिरा आवास में कितना मिलता था? मुझे याद नहीं, कुछ छोड़ो। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 325 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया था, आपने उसको घटा करके 112 कर दिया।
2020 में हमने एमएसपी पे कानून बनाया, उस कानून को केंद्र सरकार ने आज तक मंजूरी नहीं दी, आज तक मंजूरी नहीं दी। कौन जिम्मेदार है इसका? 700 किसान मर चुके, कुछ तो दया करो भाई किसानों के प्रति। गेहूं खरीदने के लिए बात कर रहे थे कि साहब 2700 रुपए में जो है हम गेहूं खरीदेंगे, उसे मुकर गए। गौ माता की रक्षा की बात करते हो आप। अब सुनो मेरी बात, सुनो आप, गंभीर बात है गौ माता की। 2700 करेंगे, शुरुआत कर दी है, 100 कर दिया है, 5 साल के लिए 2700। तो आप एक साथ मत माने और 2700 करेंगे। 1 साल की बात कर रहा हूं। लिखा है क्या कि हम टुकड़ों में करेंगे? 5 साल का नोट हो रहा है, 5 साल का नहीं इसमें नोट हो रहा है। आप बता दो, आपने कहा है कि 5 साल का 100 कर दिया है, 2700 करेंगे। आपने 2700 कहा था, 2400 ही कर साल में। अब आप बैठ जाओ और धारीवाल जी को बोलने दो, डिस्टर्ब मत करो। मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं तो परमिशन से, ये हमारे सीनियर है और इन्होंने तो इनकी तो बड़ी मेहरबानी हमारे ऊपर है और भी रहेगी। गौ माता की बात कर रहा हूँ। उनको रोको, शांति धारीवाल साहब उनको रोको। हाँ, वो उनको क्या आदत है थोड़ी बीच में। धारीवाल जी के साथ ही है, धारीवाल जी हमारे साथ है। हम गौ माता की बात करते हैं, ये देख लो हमारी बात करते हैं ना। और बल्कि सरकार ने तो अपने इसमें बजट स्पीच में गौ माता की रक्षा के लिए लोन देने के लिए भी कहा है। मैं तारीफ करता हूं इस बात की, लेकिन कत्ल खाने तो चल रहे हैं, जगह जगह कत्ल खाने चल रहे हैं, उनको तो रोको। और ये सुनो आप बात सुनो। बीजेपी के एक केंद्रीय मंत्री, उन्होंने अपने लेटर हेड पर 3 किलो गोमांस बांग्लादेश ले जाने के लिए अपने लेटर हेड पर एक परमिट जारी कर दिया। बीएसएफ के चीफ कमांडर के नाम पर ये लेटर है। ये बताइए आप, एक तरफ गौ माता की रक्षा की बात करते हो, एक तरफ गौ माता की रक्षा की बात करते हो। आप मदद करो तो कत्ल खाने का विषय गंभीर है, पक्ष दोनों मिलकर करें तो इसमें गंभीरता से विचार। हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, सरकार तो लेके आप बैठे हो, तो हम कर देंगे, करो कत्ल, बिल्कुल कर देंगे। कर क्या देंगे? ये इसका क्या करोगे? जो केंद्रीय मंत्री लिख करके दे रहा है बीएसएफ कमांडर को, ये तो इस 3 किलो मांस, ये इसका भाग नहीं है, ये फोटोकॉपी है, फोटोकॉपी बनाती होती है, इसका लेटर है, ये तो फोटोकॉपी है, ये कहीं भी पत्र बन जाती है। ये उसका लेटर हेड है। ये आपके पास कैसे आ गया? आपके पास किस सोर्स से आया? आपके पास कैसे आ गया? मंत्री जी ने लिखा बांग्लादेश गया, आपके पास कैसे आ गया? अरे यार, अब आप बैठो, सही कुछ बोलने तो दो। इसका तो जवाब है नहीं आपके पास कि मंत्री के खिलाफ हम कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री जी से कहेंगे। कम से कम ये तो कहना चाहिए आपको। अगर गो रक्षक हो, गो को माता मानते हो, तो ये आपका धर्म बनता है कि आप प्रधानमंत्री जी से कहो कि इस मंत्री को बर्खास्त करें इसको बर्खास्त। गोविंद देव जी का मंदिर हमने 100 करोड़ रुपए पिछली सरकार में जो रखे थे और उसकी डीपीआर तैयार कर दी थी। सारे नक्शे बन गए थे, सब कुछ बन गए थे कि 100 करोड़ रुपए में हम इसका सौंदर्यीकरण करेंगे और कॉरिडोर बनाएंगे वहां पर। उसको गायब कर दिया। गायब क्यों कर दिया? ये किसका दबाव है? कौन वहां पर जो है दुकानदारों पर जो है दबाव डाल करके खाली करवा रहे हैं? कौन करवा रहा है? अपने स्थान पे बैठे सरकार में बैठे हुए लोग इस सरकार का उस तरीके से फायदा उठाना चाहते हैं। कायदे से तो रिलीजियस पर्यटन को बढ़ाने के लिए हमें डिग्गी कल्याण जी, सालासर जी, रामदेवरा जी, इनको जो है डेवलप करना चाहिए। सभापति महोदय, जैसे बालिका जन्म लेती है तो उसके संबलन और उसको सशक्त कदम उठाते हैं, उसके लिए हम प्रतिबद्ध रहते हैं कि भाई बालिका को अच्छी तरह से पालन पोषण करें और उसको बड़ा करें और उसको अच्छा शिक्षा दीक्षा देवे।
ये बात आपने भी अपने बजट में कही है, दे दी जाए। ये बात आपने भी अपने बजट में कही है। आपको ध्यान होगा बाबा साहब अंबेडकर ने 25 जुलाई 1927 को मनुस्मृति को आग लगाई थी। क्यों लगाई थी आग? उस मनुस्मृति को जो उस वक्त में जो है उस वक्त के पहले काफी सालों से जो है बड़ी पॉपुलर होती थी और बड़ी चर्चा होती थी और उसको अनुपालना किया करते थे लोग बाग। उस मनुस्मृति को जो है बाबा साहब ने आग लगाई थी। अब कारण मालूम करना चाहिए। मालूम हुआ कारण कि किस लिए आग लगी? आग इसलिए लगाई गई थी कि उस मनुस्मृति में महिलाओं और अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए अपमानजनक शब्द लिखे हुए थे। मैं कुछ अंश उसके पढ़ करके सुनाता हूँ आपको। दो तीन ही अंश हैं, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि लंबी किताब है, वो तो बहुत मोटी किताब है मनुस्मृति की। एक महिला को जो आजाद नहीं रहना चाहिए, आजाद रहने वाली महिला अपने पति और पिता दोनों के कुल को कलंकित करती है। माननीय सदस्य, दूसरी बात, स्थान पे बैठो, आप विराजो प्रोग्राम के सुनने दे उनको भी प्रोग्राम के महिलाओं का। दूसरी बात, महिलाओं का पुरुष के प्रति चाहत, महिलाओं का जल्दी बदलने वाला मन और स्वाभाविक हृदय हिंसा की वजह से पति के प्रति वो धोखेबाज हो सकती है। ऐसे में उनको बहुत संभाल कर या फिर बहुत निगरानी में रखना चाहिए। तीसरी बात, पुरुषों को उत्तेजित करना और बहकाना भी महिलाओं का स्वभाव है, ये लिखा हुआ है। उस महिला से विवाह नहीं किया जावे जिसके बाल कम हो, और ऐसी महिला जो नीची जाति की हो उससे विवाह नहीं किया जावे। ये है उस मनुस्मृति में। अब इस मनुस्मृति में मैंने इसलिए आपको जिक्र किया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी के लोग इकट्ठे हुए और लॉ फैकल्टी के जो लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने एक सामूहिक प्रस्ताव पास किया कि उसमें मनुस्मृति को कानून की शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। मतलब लॉ की शिक्षा में इसको शामिल किया जाना चाहिए। आप देखिए क्या मनुस्मृति को पढ़ाना चाहते हैं। और वो ये कौन लोग थे? हालांकि इसको वाइस चांसलर ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा मनुस्मृति नहीं पढ़ेगी, और बल्कि शिक्षा मंत्री जी ने भी किया। मैं अच्छा मानता हूँ इस बात को, लेकिन ये लोग कौन थे जिन्होंने ये का प्रस्ताव पास किया? अपनी बात को समाप्त करें माननीय वरिष्ठ सदस्य। ये लेक्चरर और प्रोफेसर कौन थे? ये वो लोग थे जो संघ से रिलेटेड थे, जो संघ से रिलेटेड लोग जो है आज इस मनुस्मृति को लागू करवाना चाहते हैं। आपको याद होगा कि कर्नाटक के एक नेता, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हेगड़े ने कहा था कि हम संविधान बदलेंगे। बात सुन लो। नहीं, बजट में आप सुन लो आप बजट में संविधान बदले हैं जो इस सदन का हिस्सा है देश में कि संविधान नहीं, जो सदन का हिस्सा नहीं बोल सकते। मत करो मंत्री जी, जिससे मत करिए पीती। उससे सारी जगह आग लग गई थी उससे एक बार कहने से। ये जो शुरुआत है कि मनुस्मृति को हम ला की पढ़ाई में पढ़ाएंगे, क्या समझे? ये वो शुरुआत है। ये कहीं ऐसा नहीं हो कि जैसे संविधान की आग ने जो है आपको सरकार को जो है वो को बहुमत नहीं लेने दिया। आप निपट जाओगे इससे, चुपड़ा साफ हो जाएगा। ब्राजे माननीय सदस्य, ब्राजे मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ आखिर में कि मनुस्मृति को अगर शिक्षा के सिलेबस में शामिल कर लिया गया, आप समाप्त करें साहब, तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ कि इस देश में आग लग जाएगी इस देश में। सरकार पर हावी है। अब मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक आखिरी में वो क्लियर करना चाहता हूँ पोजीशन। ब्राजे माननीय सदस्य, ब्राजे यूडीएच मंत्री साहब,
आप अपनी बात समाप्त करें साहब। 2 मिनट, 1 मिनट, एक मिनट। ब्राजे 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 1 मिनट। आप अपनी बात समाप्त कीजिए। हाँ 1 मिनट। आप बोलिए। बैठिए। कालीचरण जी का एक कॉल अटेंशन मोशन था। बैठिए आप बैठिए। कालीचरण जी का एक कॉल अटेंशन मोशन था। माननीय यूडीएच मंत्री साहब, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अरे बैठिए। आप भी ब्राजे। माननीय सदस्य आप भी ब्राजे। सेंट्रल पार्क आप भी ब्राजो। नीचे ब्राजो आप। ब्राजो। आप समाप्त करें साहब। हाँ 1 मिनट। हाँ 1999 में जब ये सेंट्रल पार्क सरकार, अरे आप ब्राजे। माननीय सदस्य आप ब्राजे। बैठाओ ना इसको सभापति। माननीय सदस्य आप सुनते नहीं क्या? ब्राजे आप ब्राजे। माननीय सदस्य आपको वही नहीं है। आप ब्राजे। आप भी ब्राजे। आप बोलिए साहब, समाप्त करें। सभापति जी को समझाइए क्या जरूरत है आप। अरे आप ब्राजे। पिताजी से बड़ी उम्र के आदमी बोल रहे हैं। नीचे बैठो। सन 1900 आप भी ब्राजे साहब, ब्राजे प्लीज। आप बोल रहे थे साहब एक बार। सन 1999 में सेंट्रल पार्क सरकार के कब्जे में आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जयपुर महाराजा है वो हार गए। सुप्रीम कोर्ट ने हरा दिया उनको। हमने कब्जा कर लिया इस पे। जब हमने कब्जा किया, यूडीएच मंत्री साहब मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, आप जरा थोड़ा सा करेक्ट हो जाओ उससे, जो आपने जवाब दिया उससे। जब हमने इस पे कब्जा किया तो वहां पर पोलो भी चल रही था, तो पोलो का गेम भी चल रहा था और गोल्फ भी चल रहा था। अब उस खेल को हम छीन तो सकते नहीं थे, लेकिन हमने मीटिंग करके बाकायदा ये फैसला कर दिया। वो जेडीए वालों को, उनको गोल्फ वालों को भी बुलाया और पोलो वालों को भी बुलाया, और बुला करके उनसे सहमति ले ली इस बात की कि साहब ये सारी जमीन जो है वो जेडीए की रहेगी, और पोलो क्लब भी जो है जेडीए पोलो क्लब के नाम से चलेगा, और गोल्फ क्लब भी जो है जो जयपुर जेडीए गोल्फ क्लब के नाम से चलेगा, और इसका सेक्रेटरी जो है वो प्रेसिडेंट रहेगा। यूडीएच सेक्रेटरी जो है इसका प्रेसिडेंट रहेगा, और जेडीसी जो है वो इसका सेक्रेटरी रहेगा। ये बात सही है। आपने कहा कि साहब एमओयू नहीं किया एमओयू, लेकिन समझौता हो गया था बाकायदा, और समझौते पे दस्तखत है, फाइलों पे सब पे दस्तखत है, जिसपे गोल्फ क्लब वालों के भी दस्तखत है और पोलो क्लब वालों के भी दस्तखत है और अफसरों के भी सबके दस्तखत है। मेरा आपसे ये निवेदन है कि ये गोल्फ क्लब वाले और पोलो क्लब वाले अतिक्रमण करने के आदी हैं। कई बार हमने इनके अतिक्रमण तोड़े हैं, श्रीमती कई बार हटाए हैं। मेरी बात सुनिए, एक मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, कई बार इनके हमने अतिक्रमण हटाए हैं, और आज आपने घोषणा करी है, इन्हें कहा है कि साहब वहां पर यूडीएच मंत्री है, यूडीएच के जितने भी अफसर थे वो सब मेंबर बन गए। बात सही है, इसकी जांच करवाइए। जांच के लिए आपने कह दिया, बिल्कुल जांच करवाइए। आप बात सुन लो, आप मेरी आखिरी बात सुन लो, मेरी सुन लो। जांच करवा लेना आप, और करवाना भी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे आप उन दोनों का, ना गोल्फ क्लब का बिगाड़ पाओगे। आप कुछ कह रहे हैं मंत्री महोदय? ये जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं ना, आपको कुछ नहीं करने देंगे, याद रखना, कुछ नहीं करने देंगे आपको। माननीय सदस्य, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।